लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था F इक्वल टू ma, F नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो और सुनना ध्यान से, ध्यान देना, प्रश्न कंसेप्ट। सपोज एक ऑब्जेक्ट, सिर्फ सुनना इसको, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, और मैंने यहां पर 4-5 फोर्स दिखा दिया, ठीक है। एक फोर्स इधर दिखा दिए, F1 है, सिर्फ सुनना ध्यान से, एक F2 इधर है, एक F3 इधर है, F4 इधर है, ठीक है, और एक F5 भी इधर है। ध्यान से सुनना कंसेप्ट, किसी ऑब्जेक्ट पर ये 5 फोर्स लग रहा है, F1, F2, F3, F4, F5, और मुझे ये पता है कि ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, इधर एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। प्लीज ध्यान सुनना, ये एंगल सपोज मान लिया θ1 है, ये एंगल मान लिया θ2 है, और ये तो दिख रहा है परपेंडिकुलर है। सिर्फ सुनना ध्यान से कंसेप्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट इधर एक्सेलरेट कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट इधर एक्सेलरेट कर रहा है, ऑब्वियस है उधर का ही फोर्स या फोर्स का कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा उसको एक्सेलरेट कराने के लिए। तो मुझे अगर कोई बोले कि आप इसका इक्वेशन लिखो सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, तो देखो मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से मैं क्या लिखूंगा, F1 माइनस F2 प्लस F4 cos θ1 प्लस F3 cos 90 माइनस F4 cos θ2 इज इक्वल टू ma। ध्यान से पहले आप खुद सोचो, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पता हो, मुझे ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पता हो, तो ऑब्वियस है उसको एक्सेलरेट वही कराएगा जो फोर्स उसकी डायरेक्शन में हो, ठीक है। यहां सुनना, F3 cos 90, बच्चे किसी भी वेक्टर का 90 डिग्री पर कोई कंपोनेंट होता है। जैसे मैं बोलूं मेरा वेट mg वर्टिकल, बताओ मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सर आपका वेट वर्टिकल है, आपने पूछा हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच कितना एंगल, 90 डिग्री, cos 90 0। तो बच्चे किसी भी वेक्टर का 90 डिग्री पर कोई कंपोनेंट नहीं होता है। तो ऑब्जेक्ट, ध्यान सुनना, बहुत बेसिक चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट जिधर एक्सेलरेट कर रहा है उस एक्सेलरेशन के जो परपेंडिकुलर फोर्स होगा वो उसको एक्सेलरेट करने में कोई हेल्प नहीं करेगा, वो उसको एक्सेलरेट करने में कोई हेल्प नहीं करेगा। ध्यान से सामने को फिर से सुनो, किसी भी वेक्टर का 90 डिग्री पर कोई कंपोनेंट नहीं होता है, सबसे पहला कंसेप्ट, किसी भी वेक्टर का 90 डिग्री पर कोई कंपोनेंट नहीं होता है, सबसे पहला कंसेप्ट हो गया। ध्यान सुनो फिर से वापस, बहुत बेसिक है। फिर से मैंने क्लास में सिखाया था, किसी भी वेक्टर का 30 डिग्री पर चाहिए कंपोनेंट तो मल्टीप्लाई बाय cos 30, 60 पर चाहिए तो cos 60, 20 पर चाहिए तो cos 20, 40 पर चाहिए तो cos 50, 90 पर चाहिए तो cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0। तो किसी भी वेक्टर का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होता है। मेरा वेट डाउनवर्ड, तो मेरा वेट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो वेट और हॉरिजॉन्टल आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। तो सबसे पहला कंसेप्ट ये रहा मेरा कि किसी भी वेक्टर का 90 डिग्री पर कोई कंपोनेंट नहीं होता है, ठीक है। दूसरा सिखाए थे कंपोनेंट एट थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, कंपोनेंट एट 90 माइनस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, ठीक है। फिर से सुनो, आपसे बोलूं फिर उसी पे चलेंगे वापस। ये लिखना नहीं आप, मुझे किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन पता है कि उधर ही जा रहा है,
जैसे मुझे इसका पता है कि सपोज दिया है कि श्योर है ये इधर ही जा रहा है, तो ऑब्वियस है जिधर जा रहा है उधर वाला फोर्स उसको सपोर्ट कर रहा होगा, जो उसका उल्टा होगा उसको अपोज कर रहा होगा। F1 सपोर्ट कर रहा है तो F1 लिखा, F2 अपोज कर रहा है तो माइनस F2 लिखा। जो 90 डिग्री पर है F3, तो 90 डिग्री पर कोई कंपोनेंट नहीं, तो जो एक्सलरेशन के साथ 90 बनेगा उसका कोई रोल नहीं है। एक्सलरेशन इधर है, जो 90 पर है उसका कोई रोल नहीं है, F3 को भूल जाओ। F4 90 पर नहीं है, ठीक है, और सेम डायरेक्शन में नहीं है, तो क्या लेंगे? कंपोनेंट लिया। कंपोनेंट θ1 तो लिखा इसका मैंने F4 cos θ1। अब देखो ये उधर भाग रहा है और ये उल्टा इधर लग रहा है, ये इसकी वेलोसिटी को अपोज कर रहा है, ये इसकी एक्सेलरेशन को अपोज कर रहा है, तो क्या लिखा? माइनस। अब ये जो फोर्स है एक एक जस्ट अपोजिट नहीं है, एंगल पर है। एंगल पर हो तो कंपोनेंट, सेम हो तो प्लस, उल्टा हो तो माइनस, 90 पर हो तो कोई इफेक्ट नहीं। इधर जा रहे हैं उधर ही जा रहे हैं, उधर ही फोर्स लग रहा है तो प्लस, उल्टा लग रहा है तो माइनस, तो इसका लिखा मैंने कंपोनेंट। ये θ2 तो θ2 पर कंपोनेंट माइनस F4, सॉरी F5 था, तो ये F5 cos θ2। ठीक है, तो ये रहा कंसेप्ट जो हम आज यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या देखना है? ऑब्जेक्ट किधर एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। आइए अब इसका एग्जांपल समझो, ध्यान सुनना। हम दो सिंपल एग्जांपल, एक ऑब्जेक्ट को मैंने ड्रॉप किया, m मास को मैंने ड्रॉप किया, ये मुझे दिख रहा है, ड्रॉप किया तो ये नीचे जा रहा है, श्योर है नीचे जा रहा है। सर ने क्या सिखाया है? जिधर जा रहा हो, अच्छा ड्रॉप कर दिए, जा रहा है। अब सोचो कौन कौन सा फोर्स है? आसपास कोई नहीं है, बस एक ग्रेविटी है, बस एक ग्रेविटी है, तो आपने दिखा दिया ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड, यही एक फोर्स था F, और कोई इसको अपोज करने वाला नहीं था। सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, नेट फोर्स इक्वल टू ma, तो नीचे जा रहा है तो नीचे का फोर्स mg, ऊपर कोई अपोज नहीं कर रहा है तो 0 इज इक्वल टू ma, तो इस ऑब्जेक्ट का एक्सलरेशन निकला g। ये तो बड़ा सिंपल था। अब ध्यान देना बच्चे, इस बार सरफेस क्या है? इंक्लाइंड है, सरफेस इज इंक्लाइंड। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, एंगल, चलो मान लिया एंगल 30 डिग्री। सरफेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो तो क्या सोचना है? फ्रिक्शनलेस, बिल्कुल आराम से सोचना। जहां से ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था, पूरा चैप्टर में 4 ही 5 फोर्स मिलेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, सरफेस के कांटेक्ट में तो नॉर्मल फोर्स, रस्सी से बना हो तो टेंशन फोर्स, ठीक है, रस्सी से बना हो तो टेंशन फोर्स, यही 3 मिलेगा। फ्रिक्शन पढ़ोगे तो एक एक्स्ट्रा फोर्स आ जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स। सरफेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं तो फ्रिक्शन लेना है 0। अब बताओ, इस ऑब्जेक्ट को यहां रख के छोड़ दिया, ये तो पक्का है ये इधर ही जाता हुआ दिखेगा। जब उस ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया तो ये इधर ही जाता हुआ दिख रहा है। अब सर ने क्या बोला? जो ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट कर रहा है उस पर सभी फोर्स को दिखाओ, कौन कौन सा फोर्स कहां लग रहा है। ठीक है सर, दिखाते हैं उसी में, अब उसी में दिखाते हैं। वेट mg, सरफेस के कांटेक्ट में नॉर्मल फोर्स बाय द सरफेस ऑन द ऑब्जेक्ट, बाय द सरफेस ऑन द ऑब्जेक्ट, बस यही 2 फोर्स रहा। फ्रिक्शन पढ़ेंगे तो फ्रिक्शन आएगा, अभी फ्रिक्शन नहीं पढ़ रहे हैं तो इस ऑब्जेक्ट पर आपके सामने सिर्फ 2 फोर्स लग रहा है, mg और नॉर्मल, बिल्कुल बेसिक सीखो। अब ध्यान दो, अभी क्या सिखाए थे? ऑब्जेक्ट जिधर एक्सलरेट कर रहा है, आप देखो उधर कोई फोर्स है कि नहीं। सर इधर तो कोई फोर्स नहीं है। अगर कोई फोर्स नहीं है तो देखो और जो फोर्स है उसका कंपोनेंट लो, उसका क्या लो? कंपोनेंट लो। अब देखो ये एंगल 30, तो ये एंगल हो गया 60 डिग्री, ये हो गया एंगल 60, इसको एक्सटेंड कर दिया तो ये एंगल हो गया 30 डिग्री। ठीक है,
सबसे पहले किसको देखना है? ऑब्जेक्ट को, किधर एक्सलेट कर रहा है दिख रहा है। उसके बाद देखना है उसके एक्सलरेशन की डायरेक्शन में कौन कौन है, और जो फोर्स ए के परपेंडिकुलर हो उसका कोई कंपोनेंट होगा ही नहीं, बिकॉज कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर एट 90 0। ठीक है सर, हो गया। अब ए इधर जा रहा है, एन के साथ ये 90 डिग्री है, तो एन का कंपोनेंट इसको एक्सलरेशन में सपोर्ट या अपोज नहीं करेगा। तो बच्चे किसी भी नए क्वेश्चन में सबसे पहले ए को देखना है, फिर देखना है उधर कोई फोर्स है कि नहीं, उसके उल्टा कोई फोर्स है कि नहीं। परपेंडिकुलर होगा उसका कोई रोल नहीं, कि परपेंडिकुलर वाला फोर्स उसको ए में हेल्प करेगा ही नहीं। अब बाकी फोर्स जो किसी एंगल पर हो उसका लो कंपोनेंट। तो सर ये नॉर्मल तो ए के परपेंडिकुलर है, इसका कोई रोल नहीं है। एम जी जिधर जा रहा है इधर, इधर ए है, और एम जी कितने एंगल पर है? 60। तो बताए थे कुछ देर पहले, जिधर जा रहा है बाकी जो फोर्स बचा उसका लो कंपोनेंट, किसकी डायरेक्शन में? ए की डायरेक्शन में। तो एम जी का कंपोनेंट ए की डायरेक्शन में, कंपोनेंट ऑफ एम जी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, एम जी cos 60। कुछ उल्टा हो गया, कुछ कुछ गलती कर दिया मैंने, रुक जाओ वो चेक कर दो। 13 है, ठीक है ठीक है। तो एम जी cos 60, और एम जी cos 60 कितना होता है? हाफ। डेट हाफ लिख दिया मैंने, कहे वो cos 60 लिखूंगा मैं। इस एम जी का दो कंपोनेंट क्या सिखाए थे? कोई सा भी एंगल हो, जितना एंगल दिख रहा है उसमें cos से मल्टीप्लाई, और यहां से कर लिया करना, लिखने की जरूरत नहीं है। एम जी cos 30 √3/2, एम जी √3/2। क्यों कॉस साइन लिखे? सी डेट एंगल रहे डायरेक्ट, तो डेट वैल्यू, तो एम जी को इधर ले गए, तो एम जी cos 30। एम जी को इधर लाए, तो जब एम जी को आपने इधर लाया तो एम जी cos 60 mg/2। तो जिधर एक्सलरेट कर रहा है उधर कौन सा फोर्स है? mg/2। mg/2 -0, ये रहा नेट फोर्स, इज इक्वल टू एम ए, एम एम कैंसल, ए निकल गया g/2। इसको बाद लिख लो बच्चे, मैं कंसेप्ट फिर से रिपीट कर दूंगा। बहुत छोटा छोटा बेसिक चीज है। फर्स्ट, आइडेंटिफाई डायरेक्शन ऑफ एक्सलरेशन। सबसे पहला ये देखना है किधर जा रहा है। उधर कोई फोर्स है तो प्लस, उल्टा हो तो कोई माइनस, और एंगल पर हो तो उसका कंपोनेंट ले। और उतारने के बाद नीचे कहीं नोट कर लेना, थोड़ा याद रहेगा तुमको। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर एट 90 डिग्री 0। किसी भी वेक्टर का 90 डिग्री पर कोई कंपोनेंट नहीं होता है, याद रखना। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एट 90 डिग्री 0। 90 डिग्री पर वेक्टर का कोई कंपोनेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? cos 90 0 होता है। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एट 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। किसी भी वेक्टर का 90 डिग्री पर कोई कंपोनेंट नहीं होता है। किसी वेक्टर का 90 डिग्री पर कोई कंपोनेंट नहीं होता है। अमन पटेल, कुछ समझ में आया क्या क्या हुआ? आकांक्षा, आकांक्षा समझ में आया थोड़ा यस सर। मोड़ा?
एंगल एग्जैक्ट रहे तो कॉस साइन के चक्कर में पड़ना, सीधे वैल्यू थीटा 90 माइनस थीटा हो तो कॉस और साइन सोचते हैं। जब एग्जैक्ट एंगल हो तो बस यहां से कॉस 60 हाफ, कॉस 30 रूट 3/2। कौन देखने वाला, तुमने कॉस सोचा साइन सोचा? सही लिखा, वो इंपॉर्टेंट है। सही लिखा, ये इंपॉर्टेंट है। रिटर्न सर। अपूर्वा लिख लिया आपने? यस सर। चलो उसको हटा रहा हूं, फिर से दोबारा। किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले देखना ऑब्जेक्ट भाग का रहा है, जिधर एक्सलेट कर रहा है उसकी डायरेक्शन वाला फोर्स प्लस, जो उसके उल्टा हो माइनस, और जो उसके 90 डिग्री पर हो उसका कोई रोल नहीं। एक्सलरेशन के परपेंडिकुलर जो फोर्स हो बच्चे, उसका कोई रोल नहीं है। एक बार फिर से सुनो, और चाहो तो ये चीज तुम कॉपी में लिख लेना। सबसे पहला काम देखना ऑब्जेक्ट भाग कहाँ रहा है, ठीक है? फिर से सुनो, ये ऑब्जेक्ट मुझे पता है इधर एक्सलरेट कर रहा है, मुझे समझ में इधर आ रहा है, तो इक्वेशन कैसे लिखना है ये सीखो। बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। जो इधर वाला फोर्स है एक F1 है, एक उल्टा वाला फोर्स F2 है, एक लिख याद रहेगा आपको, एक F3 है, एक इधर कहीं F4 है, और एक कहीं इधर F5 है, और मुझे इसका इक्वेशन लिखना है। तो सबसे पहले ए को देखो, अच्छा इधर भाग रहा है तो जिधर एक्सलेट कर रहा है उधर वाला फोर्स प्लस, जो उसके जस्ट अपोजिट हो माइनस, जो 90 पर हो उसको लिखो नहीं, 90 पर जो होता है उसका कोई रोल नहीं है, तो F3 at 90 लिखो ही, प्लस प्लस ये एंगल आपको सपोज थीटा मान लिए, ये एंगल मैंने फाई मान लिया, तो जो एक ही डायरेक्शन में फोर्स है उसका लो कंपोनेंट ये उधर ही है तो प्लस, तो क्या लिखेंगे F4 cos थीटा, ये उसको अपोज कर रहा है, इधर ले जाओ माइनस F5 cos फाई इक्वल टू ए। ये इक्वेशन लिखने का तरीका होता है। सबसे पहले ए को देखो, उधर वाले फोर्स को प्लस, अपोजिट हो तो माइनस, परपेंडिकुलर वाले का कोई रोल नहीं है, जो परपेंडिकुलर नहीं हो उसका लेंगे कंपोनेंट। कहीं ये लिख लो, थोड़ा आपको याद रहेगा। बहुत सिंपल सिंपल बेसिक चीज है, अपने को क्लियर कट होनी चाहिए। Equal to MA, not only A, is equal to MA. सर डन। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ये एक सिंपल कंसेप्ट हुआ। आइए नेक्स्ट। बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, बहुत सारा क्वेश्चन करना है। ये रहा रस्सी, एक ऑब्जेक्ट इधर और एक इधर। ये एंगल 30 डिग्री, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट 10 kg का है और ये ऑब्जेक्ट 20 kg का है। पहले आप गेस करो कौन नीचे जाएगा कौन ऊपर जाएगा। 20 kg। कहाँ नीचे या ऊपर?
नीचे सर। चलो ठीक है बच्चा, वो लिखना भी नहीं है आप लोग। चलो 20 kg का नीचे जाएगा, ध्यान सुनो बच्चे, लिखना बिल्कुल नहीं। इसने बोला 20 नीचे जाएगा, मैंने मान लिया। नीचे किधर, इधर जाएगा नहीं, सरफेस इधर है, इधर ही भागेगा, तो ये इधर जाएगा। भाई ऐसे है, फ्री फॉल होता तब तो नीचे जाता, सरफेस है तो उधर जाएगा ही, ठीक है। उसने बोला सर ये नीचे जाएगा, मैंने मान लिया। ये ऊपर जाएगा, ऑब्वियसली ये नीचे तो उसको ऊपर जाना पड़ेगा, ये मान लिया। अब अभी कंसेप्ट क्या सिखाए थे, हाँ, सभी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स दिखाओ, ठीक है, लगने वाला फोर्स दिखाओ। ये सरफेस के कांटेक्ट नहीं है तो नॉर्मल नहीं, रस्सी है तो टेंशन, बाकी ग्रेविटी तो है, ठीक है। तो उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स, ऊपर टेंशन, नीचे mg 10g, ठीक है। इस पर फोर्स दिखाओ, सरफेस के कांटेक्ट में नॉर्मल, रस्सी के कांटेक्ट में टेंशन ऑलवेज अवे, और रस्सी की ओर तीसरा mg, तीसरा mg, mg 20g, ठीक है। एंगल 30, तो ये 60, टोटल 90, ये हो गया 30। अब ऑब्जेक्ट अभी क्या सिखाए थे, ऑब्जेक्ट जरा एक्सलेरेट कर रहा है, उधर देखो कोई फोर्स है कि नहीं, सर इधर तो कोई फोर्स नहीं है, ठीक है, नहीं है तो अब कंपोनेंट देखो, 20g का लो कंपोनेंट, किसकी डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ एक्सलरेशन, तो 20g का ये कंपोनेंट क्या सिखाए थे, एट थीटा कॉस थीटा 20g cos 60 हाफ, 20g का ये कंपोनेंट 20g cos 30 √3/2। अब देखो सबसे पहला काम ऑब्जेक्ट का एक्सलरेशन देखो, देख लिया सर, उसने बोला ऊपर, मान लिया ऊपर। अब ए की डायरेक्शन में जो फोर्स है टी, उसको प्लस करो, जो उसके अपोजिट है उसको माइनस करो, अपोजिट कौन है 10g, इज इक्वल टू एम ए, मास कितना है 10a लिखो, ठीक है सर लिख दिया। उसके बाद उसका ए देख लिया, अब इसका ए देखो, इधर देखो तो इधर कौन सा फोर्स है, 20g नहीं, 20g का कंपोनेंट है, तो 20g/2, 20g/2 माइनस ए के अपोजिट कौन है टी, टी। एन क्यों नहीं लिखा, सिखाए थे जो फोर्स ए के परपेंडिकुलर हो उसका कोई कंपोनेंट नहीं, तो एन का कोई कंपोनेंट है, किसके इक्वल लिखूं, एम ए, मास कितना है 28। सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन हो गया। नाउ फर्स्ट प्लस सेकेंड, फर्स्ट प्लस सेकेंड, माइनस टी प्लस टी कट गया, 10g और 10g भी कट गया, तो LHS में 0, RHS में 30a, तो 0 इक्वल टू 30a, a इक्वल टू 0/30, 0 में नीचे कुछ भी डिवाइड कर दो 0 ही आएगा, मीन्स एक्सेलरेशन 0। अगर प्लस आ जाता तो जिसने बोला आंसर वो भी सही हो जाता, माइनस होता तो आंसर गलत नहीं आता, हम बोलते सर नीचे नहीं ऊपर जाता, जैसे इसी ने गेस किया नीचे जा रहा है, 0 आ गया तो आंसर 0, माइनस आता तो नीचे नहीं ऊपर भागता, और प्लस आता तो नीचे आता, वैसे आंसर कितना है 0। उतार भी लो और मुझे सुनते भी लो, जहां से मैंने क्लास स्टार्ट किया था, सबसे पहले ए को देखो, ए को देखो, ए को देखने के बाद ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, सबसे पहला काम ए को देखो, ए को देखने के बाद ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, और फिर देखो जो फोर्स ए की डायरेक्शन में है वो प्लस, जो उसके ठीक अपोजिट है माइनस, जो 90 डिग्री पर है उसका कोई रोल नहीं है, जो 90 डिग्री पर है उसका कोई रोल नहीं है, तो सर ये तो ये एन कर क्या रहा है सर, एन इसको बैलेंस कर रहा है, एन के जो जस्ट अपोजिट है, तुमसे यही क्वेश्चन आया था कि बताओ ऑब्जेक्ट का नॉर्मल रिएक्शन, तो आप एन इसको बैलेंस कर रहा है, ये कट गया, अगर तुमसे एन पूछा जाता तो आंसर 10g√3, तो नॉर्मल कर क्या रहा है, इसको बैलेंस कर रहा है, ये क्या कर रहा है नीचे खींच रहा है, ये क्या कर रहा है
अपोज करना है। बच्चे किसी का भी वीडियो मिस हुआ होगा, मैंने सब डाल दिया है यूट्यूब पर, प्लीज एक भी वीडियो छोड़ना, मतलब बहुत बेसिक बेसिक हम सिखा रहे हैं इसका। आपने लॉज ऑफ मोशन के कर लिए क्वेश्चन, 100% गारंटी है इसके बाद आने वाला हर चैप्टर इससे आसान है। और इसमें बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि तो रॉकेट बना रहे हो, रॉकेट लॉन्चर बना रहे हो, सोचो कितना कॉम्प्लिकेटेड साइंस होगा वो। ये तो सिंपल है। ए को देखो, 4 दुनिया चैप्टर पूरे 3-4 कोर्स मिल रहे हैं, 3 ही मिल रहा है इनफैक्ट। टेंशन मिल रहा है, नॉर्मल मिल रहा है, ग्रेविटी मिल रहा है। इसी 3 फोर्स पर तो पूरा चैप्टर है। ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स। फ्रिक्शन पढ़ोगे 4-5 दिन के बाद तो फ्रिक्शन में एक नया फोर्स आ जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स। तो लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन एंड सर्कुलर, तब आप सर्कुलर को टॉप लेवल तक समझ पाओगे। तेजस सुनी, समझ में आ गया आपको पूरा? Yes, sir. ये कंपोनेंट लेना भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कितना सिंपल तो कर दिया। थीटा जितना एंगल दिया रहे कॉस से मल्टीप्लाई है। सबसे पहला काम ए को देखो, दूसरा काम ऑब्जेक्ट पर लगने वाला सभी फोर्स को दिखाओ। सबसे पहला काम ए को देखो, ए में गलती हो जाए तो टेंशन नहीं लेना है। जैसे उसने किसने भी आंसर किया, सर ए डाउनवर्ड होगा, ले लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। तुमसे अगर तुमने ए की डायरेक्शन तुमने गलत भी ले लिया ना तो 0 आ गया, तो मान लो 0 है, प्लस आ गया तो सही बोला था मैंने, और माइनस होगा तो आंसर गलत नहीं होगा। आंसर की सिर्फ डायरेक्शन चेंज करना होगा बस। इसलिए ए लेने में बिल्कुल सोचा मत करो, जो मन करे ले लिया करो, जहां जाना होगा जाएगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो उसने गलत सोच लिया था, सर नीचे जाएगा, 0 आ गया तो मान लो रुका हो रहेगा। रुका हुआ मतलब एक्सीलेट नहीं करेगा, जो जहां है वहीं दिखेगा वो। क्या मुझे वो रिपीट करना है इसको, या समझ में आ गया? आगे सर। प्रिया खरे, प्रिया खरे रिपीट करना पड़ेगा क्या? प्रिया खरे रिपीट करना पड़ेगा क्या, समझ में आ गया? यस सर। क्या यस रिपीट करें? नो सर, आ गया समझ में। समझ में आ गया कि मैं फिर से बोलूंगा, मेरा क्या जाता है। सबसे पहला काम फोर्स को देखो, सभी फोर्स को दिखा दो, जिसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, तो सबसे पहला काम सभी ऑब्जेक्ट का, जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसका फ्री बॉडी डायग्राम, सभी फोर्स को दिखाओगे। फिर तुम गेस करोगे ए कहां जाएगा, जहां मानना है वो मान लेना। ए की डायरेक्शन में जो फोर्स हो उसको प्लस लिखना, जो उसके ठीक उल्टा हो माइनस लिखना, और जो 90 डिग्री पर उसको मत लिखना, क्योंकि 90 डिग्री वाला कोई हेल्प नहीं करेगा। जो फोर्स ए के 90 डिग्री पर हो वो सपोर्ट या अपोज कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। जो फोर्स ए के 90 डिग्री पर हो, जो ए के साथ 90 डिग्री पर कम हो, जैसे आपसे बोले ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, तो जो 90 डिग्री से कम पर है तो ये वाला फोर्स उसको सपोर्ट करेगा। जो उसके ए के ठीक अपोजिट हो, इधर हो, इधर हो, इधर हो, इधर हो, इधर हो, ठीक है। कोई एकदम इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऑब्जेक्ट को देखो, ठीक है, फिर ए को देखो, जो इधर है उसका कंपोनेंट सपोर्ट करेगा, जो इधर है उसका कंपोनेंट सपोर्ट करेगा, जो इधर है एग्जैक्टली वही सपोर्ट करेगा, जो उसके अपोजिट है उसको माइनस करेंगे। जो परपेंडिकुलर हो कोई रोल नहीं है, जो इधर है मतलब उस ए को अपोज करेगा तो माइनस लिखेंगे, और कंपोनेंट तो लिखने आता ही है। कंपोनेंट का सिंपल लॉजिक है, जो एंगल दिया रहे कॉस लेके सीधे वैल्यू लिख दिया करना। चलो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, हम सिंपल सिंपल बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं अभी, और सिंपल ही आना है, वो आपको दिख जाएगा, ज्यादा दिन नहीं है। आफ्टर 6 डेज लॉज ऑफ मोशन के ऐसे वाला क्वेश्चन जो आएंगे।
10 kg, ऊपर भी 10 kg, एंगल 30 डिग्री। इस बार थोड़ा थोड़ा आप भी ट्राई करो, हम आपके पीछे पीछे धीरे सॉल्व करेंगे। जिनका पहले आ जाए आंसर बोल देना। ए निकालना है, ए निकालना है और टी निकालना है, दो चीज निकालना है, ए निकालना है और टी निकालना है। थोड़ा थोड़ा आप भी बढ़ो, आपके साथ हम भी बढ़ेंगे। थोड़ा कोशिश आप भी करो। ऑब्जेक्ट का ए चाहिए और रस्सी में टी चाहिए। कोशिश आप और हम दोनों मिलकर करेंगे, बट हमसे थोड़ा आप तेज भागो, जिससे तुम जल्दी से मुझे आंसर बता दिया करो। हम थोड़ा धीरे धीरे बढ़ेंगे। सर ने क्या बोला था, सभी फोर्स को दिखा दो। चलो दिखा रहे हैं। टेंशन, रस्सी उधर है तो टेंशन उधर ही लगेगा। वेट 10 G नीचे, नॉर्मल ऊपर, ये फिर रस्सी के कांटेक्ट में, टेंशन ऑलवेज अवे रस्सी की ओर, नॉर्मल बाय द सरफेस ऑन द ऑब्जेक्ट, mg नीचे। mg यहां दिखाया करना तो तुमको एंगल सोचना आसान होगा ना। mg 10G, यहां तक पहुंच गए। इतने टाइम में किसी का आंसर आ जाना चाहिए था। इतने टाइम में किसी का आंसर आ जाना चाहिए था। किसी का अगर बता दो मुझे। हम तो स्लोली स्लोली धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सभी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स को दिखा दो। दोनों ऑब्जेक्ट रस्सी के कांटेक्ट में भी है तो टेंशन, सरफेस के कांटेक्ट में है तो नॉर्मल, ग्रेविटी वाला फोर्स नीचे लगेगा। कोई तो आंसर बोल दो इतने देर में। इतना देर में किसी का आंसर आ जाना चाहिए था। इतना देर में किसी का आंसर आ जाना चाहिए था। चलो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आया तो। अब सर ने क्या बताया, सबसे पहले ऑब्जेक्ट पर लगने वाला सभी फोर्स दिखा दो, उसको ए को दिखाओ। ऑब्वियस है, अब ये सरफेस है, अब ये सरफेस के ऊपर पेन रखा हुआ है, ये सरफेस के ऊपर पेन रखा हुआ है, इधर ही जाएगा, इधर तो जाएगा नहीं। ये रखा हुआ है उधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। इसको दिखा दिया, ये इधर गया तो ये इधर जाएगा, दिखा दिया। अब सर ने क्या बुलाया था, ए की तरफ जो फोर्स है, जो ए की साइड, उसको प्लस करो, जो 90 डिग्री पर उसका कोई रोल नहीं। तो अब इस ए को देखो, तो ए की साइड टी है, इस ए के परपेंडिकुलर N1 है, कोई रोल नहीं। जो फोर्स ए के परपेंडिकुलर हो उसका कोई रोल नहीं, 90 डिग्री पर कोई कंपोनेंट नहीं है। तो देखो इस ए के साथ ये N1 भी परपेंडिकुलर और 10G भी परपेंडिकुलर, तो N1 और 10G का कोई कंपोनेंट हुआ ही नहीं। बस टी अपोजिट में कोई फोर्स नहीं है, 0 इज इक्वल टू MA 10A। कोई तो आंसर बोल दो यार, इतना मैं स्लो स्लो चल रहा हूं कि तुम पहले बना लो। कोई है बोलने वाला आंसर? अरे कोई नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, ये लिख लिया, ठीक है। अब दूसरे के ए को देखो, देख लिया सर, ए के परपेंडिकुलर N2 है, कोई रोल नहीं। ए के अपोजिट टी है तो टी को माइनस करेंगे सर, ठीक है, टी को माइनस करने वाला क्योंकि ए के अपोजिट। ए के डायरेक्शन में N2 है ही नहीं, N2 90 डिग्री पर, नो कंपोनेंट। टी अपोजिट तो माइनस कर दिया। अब mg तो ए की डायरेक्शन में है ही नहीं, तो आखिर इसको नीचे कौन ले जा रहा है? mg नहीं सर, mg का कंपोनेंट ले जा रहा है। तो कितना कंपोनेंट है सर? जो एंगल दिख रहा है, किसके साथ? ये नहीं, ये एंगल नहीं, फोर्स के साथ एंगल। तो 10G के साथ एंगल, जिसका कंपोनेंट लेना है उसके साथ एंगल देखो, किसके बीच? ए के बीच का। तो सर ये 10G है और ये इधर है। यहां से लोग ये भी गलती करते हैं, सर सिखाया गया एंगल cos 30 माने cos 30। अरे बच्चे, फोर्स और ए के बीच का जो एंगल है वो एंगल होता है, दूसरा नहीं, पड़ोसी वाला एंगल नहीं। ये रहा फोर्स और ये रहा ए। पेन तो मेरा गिर गया। सर 1/4। ठीक है,
1/4 लगता है गलत है। आइए देखें क्या देखना है, फोर्स और ए, फोर्स और ए के बीच का एंगल। तो बच्चे ये फोर्स है और ये ए है, इसके बीच का एंगल ये है, वो नहीं है, ये है 60, cos 60 पर हाफ होता है, t/2, t/2, सॉरी t/2 क्यों लिख रहे हैं यार, नीचे कौन ले जा रहा है, mg का कंपोनेंट, mg कितना है यार, मैं क्या क्या कर रहा हूं, कौन ले जा रहा है, mg का कंपोनेंट 10g एंगल 60, 10g/2 इक्वल टू ma, ये रहा दो फोर्स, प्लस कर दो फर्स्ट प्लस सेकेंड, t और t कट गया, 10g/2 100/2 50 हो गया, इधर 50 हो गया, g 100/2 50, RHS 50 इक्वल टू 28, a इक्वल टू 5/2, a इक्वल टू 5/2, इसमें तो t आ जाएगा, t इक्वल टू 10a 5/2, आंसर t इक्वल टू 25। सर बस ग्राम को कन्वर्ट करना भूल गया था न्यूटन में। मुझे पता था तुमने जी नहीं लिया है, मुझे पता था तुमने जी नहीं लिया। अनुष्का, आपका भी बन रहा था या बन गया था? नहीं सर, वो समझ नहीं आ पाया था स्टार्टिंग में। ठीक है, कविता डांगी, आपको समझ में आ गया? यस सर। खुशी यादव, यस सर। चलो उतार लो सब, ऐसे क्वेश्चन करवाते रहेंगे बच्चे, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस आप भी लाओ, सिर्फ उतारने की हैबिट में बनाओ, सिंपल वही क्वेश्चन घुमाते रहेंगे, बनाते रहेंगे। हटा दो इसको, हटा दूं? यस सर। यस सर। चलो, मुझे लग रहा है कि हो सकता है लोग यहाँ भी गलती कर रहे होंगे। ऑब्जेक्ट का ए देखो, ए इधर भाग रहा है, ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स देखो, ये दिख रहा है। अब इधर का एंगल दिया रहे, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। कंपोनेंट लेने के लिए ए की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन के बीच का एंगल चाहिए। बच्चे इधर कोई एंगल दिया रहे, उससे मुझे क्या है, हाँ उसके हेल्प से ये निकालेंगे, बट कंपोनेंट लेते समय एफ और ए के बीच का जो एंगल हो उसमें कॉस से मल्टीप्लाई करना। कोई और एंगल दिया मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। जहां भी कंपोनेंट लोगे, देखो बच्चे, ए की डायरेक्शन में हो बड़ा सिंपल, प्लस ए का अपोजिट हो सर माइनस करते हैं, 90 डिग्री पर कोई रोल नहीं, बस कोई एंगल पर है तो कंपोनेंट सोचते हैं, एंगल पर हो तो कंपोनेंट सोचते हैं, और एंगल पर हो तो एंगल चेक करने के लिए एंगल में गलती मत करना कि बच्चे जो ए है और जो एफ है उसके बीच का एंगल लेना। कहीं अड़ोसी पड़ोसी का एंगल दिया रहे तो उसके हेल्प से यहां तक आपको निकालना पड़ेगा। सब क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक भी है, पहले हम पूरे कंसेप्ट समझा रहे हैं, वही ज्यादा इफेक्टिव होता है। चलो एक आध बीच में सिंपल क्वेश्चन भी, थोड़ा आपको अभी अच्छा फील हुआ कि हम भी बना लिए। बना एक तुम क्वेश्चन, एक तुम बना सिंपल क्वेश्चन, बहुत दिन से इसमें एक नया चीज सिखा देंगे आपको।
इसमें भी एक नया चीज सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन तुम बना दो। ये ऑब्जेक्ट 12 केजी का है, एक इधर 12 केजी का है और एक इधर 8 केजी का है। आओ एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए सिंपल, फटाफट बना दो। जब एक ही डायरेक्शन में हो, एक ही अपोजिट हो तो प्लस माइनस कर देते हैं, एंगल होता है तब तो कंपोनेंट थोड़ा सोचना पड़ता है। एक आसान क्वेश्चन फटाफट बना दो मुझे, ए बता दो टी बता दो। एक सिंपल क्वेश्चन तुम्हारे लिए, जल्दी से फटाफट इक्वेशन लिखो और बता दो मुझे ए कितना टी कितना। सर 2 एक्सेलरेशन 2। A2 आया और सर किसी का? A2 दो का ऋषभ का 2, संदीप का 2। सर 2 क्या बात करते हो, सारे लड़के आंसर कर रहे हैं आज। एक लड़कियां बोली, एक गलती आंसर बोल दी। आज सभी लड़के ने सही कर दिया भाई। सर 2 2 सर नितिन का भी, सबका 2 आ रहा है। अपूर्वा, कविता, खुशी, अनुष्का क्या कर रहे हो यार? सर A2 है और T16 है। T16 है। अनुष्का आपका? यस सर, मेरा भी A2 ही आ रहा है। सर T160 है। T160 है। 160 कुछ ज्यादा आ गया। लेट्स सी, देखते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन हो गया यार। ये भारी है, दिख ही रहा है, नीचे जाएगा। ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया। ऑब्जेक्ट लगने वाला फोर्स को दिखाओ। अब तो यही दिखाओ, mg 12g, रस्सी से बना है तो t, ये है रस्सी से t, नीचे 8g। क्या सिखाए थे? ए को देखो, देख लिया ए को। जो ए की डायरेक्शन में हो उसको प्लस करो, जो उसका उल्टा हो माइनस करो। बड़ा सिंपल है सर ये तो बड़ा सिंपल है। 12g माइनस टी इक्वल टू ma मास 12 इंटू ए। इसका ऑब्वियस है, ये नीचे तो ऊपर ही भागेगा। एक ही डायरेक्शन वाले फोर्स को प्लस करो टी, जो उसका अपोजिट हो माइनस करो 8g इज इक्वल टू ma। और कोई फोर्स है नहीं जो कंपोनेंट ले, ठीक है। नाउ यू हैव टू इक्वेशन, टू वेरिएबल, माइनस टी प्लस टी कट गया। 12g माइनस 8g 4g 4g फॉर g मींस 10 40 इक्वल टू 28। 5 किसने बोला था? सॉरी 5 जिसने बोला मैंने दिया। अरे A2 आया, A2 आया। रख दो किसी में भी, रख दो इसमें। 12g मींस 120 माइनस टी इक्वल टू 12a 12 इंटू 2 120 माइनस 24, ये आ गया t 96। 196 क्या चीज 196 कैसे आएगा? क्या बात कर रहे हो? 96 आ रहा है T। 96 आएगा बस। हाँ 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 96 ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसमें तकलीफ नहीं हुआ सर, बड़ा सिंपल रहा। ए इधर है तो प्लस कर लिए, उल्टा है माइनस कर लिए। 90 बता तो कोई तकलीफ नहीं, बट किसी एंगल पे होता तो परेशान हो जाते हैं। क्या परेशान होना बच्चे, कंपोनेंट ले लिया है, क्यों परेशान होना है? अच्छा इसमें मुझे एक चीज और सिखाना है, एक चीज और सिखाना है। चलो इसी डायग्राम में अब थोड़ा सा ये जो पुली है ना, इस पुली का FBD सीखो। ध्यान दे दो, मैं बना रहा हूं इस जो ये पुली है उस पुली को देखो। नाउ जब पुली का बना रहे हैं FBD तो पुली होगा ऑब्जेक्ट। बच्चे ऑब्जेक्ट ये भी है, जब इसका बनाए तो ये ऑब्जेक्ट, इसका बनाए तो ये ऑब्जेक्ट। जब पुली पर लगने वाला फोर्स को दिखाएंगे तो पुली है ऑब्जेक्ट। टेंशन ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। बच्चे दिस टाइम
पुली इज ऑब्जेक्ट, टेंशन ऑलवेज अवे। तो इस पुली पर देखो, इस पुली पर देखो, रस्सी इधर भी है उधर भी है, टेंशन ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। और छत से बना हुआ एक छत वाला फोर्स में ये एफ है, एफ है, या हमारा मान लो दूसरी रस्सी तो उसको टी जो ही मान लोगे, ठीक है। अब ध्यान सुनो, ये ऑब्जेक्ट तो टी ऊपर, बच्चे ऑब्जेक्ट किसको मान रहे हैं, किसको मान रहे हैं? अगर ये ऑब्जेक्ट है तो सिर्फ पुली पर लगने वाला फोर्स, तो टेंशन ऑलवेज अवे, पुली का रस्सी उधर भी है इधर भी है और एक ऊपर भी है। ये ऑब्जेक्ट ऊपर ये नीचे, बट सर पुली तो वही रुका हुआ है, पुली नहीं ऊपर नहीं नीचे जा रहा है, मीन्स पुली का एक्सेलरेशन तो 0 दिख रहा है सर मुझे। अगर 0 दिख रहा है इट मीन्स ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, इसलिए उसका ए 0 है। तो इसका दिखाओगे ए 0 मीन्स फोर्स बैलेंस, एफ टी और टी सेम साइड है, एफ इक्वल टू 2t, एफ इक्वल टू 2t, टी 90, टी कितना था 96, मल्टीप्लाई कर देना। सर ये फोर्स क्या निकला, क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा बच्चे, ये वो पूछा जाएगा फोर्स कितना लगाया, फोर्स एक्सर्टेड बाय पुली, कहां पर, छत के ऊपर, सीलिंग के ऊपर, फोर्स अप्लाई बाय पुली ऑन सीलिंग, फोर्स पुली ने छत पर कितना फोर्स लगाया, आंसर ये रहा। तो आगे चल के किसी क्वेश्चन में ये आ जाए कि पुली छत के ऊपर कितना फोर्स लगाया, या इसको बोलते हैं, या इस रॉड को बोलते हैं क्लैंप, या फोर्स कितना क्लैंप के ऊपर है, तो आंसर 2D, क्लैंप के ऊपर लगने वाला फोर्स। तो ये जो निकाला मैंने, ये निकाला क्लैंप के ऊपर लगने वाला फोर्स। जो रॉड पुली को छत से बांधता है उस रॉड को बोलते हैं क्लैंप। फोर्स बाय पुली ऑन क्लैंप ए 0 है, मीन्स फोर्स विल बैलेंस, पुली आगे पीछे कहीं नहीं जा रहा है, फोर्स विल बैलेंस। हटा दो, Yes, sir. Yes, sir. चलो हट गया। एक क्वेश्चन और जो तुम बना दोगे, हम श्योर है, ये भी क्वेश्चन हम श्योर हैं कि तुम बना दोगे। एक और सिंपल क्वेश्चन देखें, बट सिंपल क्या, यही लेवल के आते भी हैं, हम लोग भरे हर लेवल का करवा देंगे आपको, बट जितना ऊपर करो उतना नीचे वैसे सिंपल लगेगा। चलो 6 kg 4 kg, स्टार्ट हो जाओ। ए बताओ, टी बताओ, और क्लैंप पर लगने वाला फोर्स बताओ। फ्रिक्शन काउंट नहीं करना है, जब तक फ्रिक्शन की बात नहीं करें फ्रिक्शन काउंट नहीं करना है। स्टार्ट हो जाओ। ऊपर का ऑब्जेक्ट 4 kg का है, नीचे का ऑब्जेक्ट 6 kg का है। दोनों ऑब्जेक्ट का इक्वेशन लिखो, ए बताओ टी बताओ, और फिर मुझे आंसर बताओ।
Sir, A is equals to 10. गलत। Sir, Sir, A6. A is equal to 6. ये सही है। A is equal to 6. T24, F48. T24 और किसी को बोलना है, और किसी को बोलना है, और किसी को बोलना है, और किसी को बोलना है क्या? Sir, A6, T24. Sir, clamp पे Clamp 48. पर 48. चलो, ए को देखो, ए को देखो, ए को देखो, ये इधर जाएगा, ये नीचे जाएगा। सर ए को देख लिया, ए को देखने के बाद क्या देखना है? उस फोर्स को देखो जो ए की डायरेक्शन में है, उस फोर्स को देखो जो ए की डायरेक्शन में है। तो सर ये वेट है। उसको देखो जो ए के अपोजिट है, टी है। उसको मत देखो जो सरफेस के जो उसके परपेंडिकुलर है, सरफेस के कांटेक्ट में है तो नॉर्मल भी है। ठीक है सर, सब दिखा दिए। ठीक है, ए की जो डायरेक्शन में उसको प्लस करो, जो ए के अपोजिट उसको माइनस करो, और जो परपेंडिकुलर उसको कुछ मत करो। ठीक है, इक्वेशन लिख दो। ए की डायरेक्शन में 6g, ए की डायरेक्शन में 6g, ए की डायरेक्शन में 6g, 6g, ए के अपोजिट t इज इक्वल टू ma। उसका चलो, ए इधर है, इधर t है, n ऊपर है, mg नीचे है, ए की डायरेक्शन में t है, ए के अपोजिट कोई नहीं है, n और mg है, लेकिन वो a के साथ परपेंडिकुलर है, जिसका कोई कंपोनेंट नहीं होगा, नहीं होगा। t माइनस 0 कुछ नहीं है, इक्वल टू ma 4a। अब बताना किसका 10 कैसे आया था? माइनस t प्लस t कट गया, 6g 60 इन RHS 10a, a इक्वल टू 6 आ गया। जल्दी बताओ 10 कैसे आया था? सर वो जल्दी जल्दी में गलत काट दिया था। जल्दी जल्दी में गलत कर दिए थे। खुशी आपका आ गया था? Yes, sir. अच्छा, ए आ गया। ठीक है, ए के बाद ए को रख दो किसी में भी, इसमें रख दो t इक्वल टू 4a, 4a, ए को ले आए 6, t आ गया 24। सर ये भी आ गया, t भी आ गया। तीसरा आंसर किसी का अभी तक सही नहीं आया है, किसी को सही करना है? थर्ड आंसर, फोर्स बाय पुली सर ऑन 108। 108, 108 नहीं, गलत जवाब। और किसी को बोलना है? फोर्स बाय पुली ऑन क्लैम्प। किसी को बोलना है फोर्स बाय पुली ऑन क्लैम्प? Root 1152. रूट 1152, उतना बड़ा भी रूट नहीं आएगा। आंसर 24 रूट 2, आंसर 24 रूट 2। चलो देखो, क्लैम्प को देखो, किसको देखो? क्लैम्प को देखो। ठीक सर, दिखाओ क्लैम्प को। ये रहा क्लैम्प, टेंशन। अब ये क्लैम्प हो गया ऑब्जेक्ट, क्लैम्प को देखो तो क्लैम्प ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्ट ही है। अब ये ऑब्जेक्ट है, टेंशन ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। नाउ फॉर दिस ऑब्जेक्ट, एक रस्सी इधर है, इधर है टी, एक इधर है सर, एक इधर है टी है। ठीक है, तो इस क्लैम्प पर कौन फोर्स लगाएगा? इस टी ऑफ, इसके पहले वाले क्वेश्चन में, इसके पहले वाले क्वेश्चन याद करो, टी और टी सेम डायरेक्शन था, इसलिए टी प्लस टी कर दिए थे। जहां से क्लास स्टार्ट हुआ था, शायद फर्स्ट क्लास में सिखाए थे, दो फोर्स सेम डायरेक्शन में हो तो प्लस करते हैं, अपोजिट तो माइनस करते हैं, और परपेंडिकुलर हो तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं। यहाँ का टी और टी आपस में परपेंडिकुलर है, सो फोर्स ऑन क्लैम्प, फोर्स ऑन क्लैम्प अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर रूट 2t। आंसर 24 रूट 2। लॉज ऑफ मोशन के फर्स्ट क्लास में ये सिखाए थे, यही शायद सिखाया था कि सेम डायरेक्शन प्लस करना, अपोजिट तो माइनस करना, परपेंडिकुलर तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी करना, इक्वल हो तो रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देना। वही तो हुआ।
आंसर 24√2। क्लैंप पर लगने वाला फोर्स 24√2। क्लैंप के ऊपर लगने वाला फोर्स 24√2 है। यह है क्लैंप के ऊपर लगने वाला फोर्स। इसी में अगर क्वेश्चन में और बना दूं, सुनो मेरा क्वेश्चन, ध्यान सुनो और सामने डायग्राम से आंसर बोलना। फोर्स बाय सरफेस ऑन 6 kg ऑब्जेक्ट, आंसर करो। फोर्स बाय सरफेस ऑन 6 kg ऑब्जेक्ट, या बोलो नॉर्मल फोर्स ऑन 6 kg ऑब्जेक्ट। आंसर दो मुझे आंसर दो। नॉर्मल फोर्स ऑन 6 kg ऑब्जेक्ट। 60। गलत जवाब। 0। 0। आंसर 0। आंसर 0। आंसर 0। सर ये 6G नीचे खींचा, T ऊपर। अब ये ऑब्जेक्ट को N को बैलेंस करने वाला कोई फोर्स नहीं है, तो N के अपोजिट को है ही नहीं बच्चे। N इक्वल टू 0। Object have vertical acceleration means horizontally it is in equilibrium। इस पेन को गिरा दिए तो पेन नीचे जा रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 मींस हॉरिजॉन्टल फोर्स विल बैलेंस। तो सर एन को कोई बैलेंस करने वाला है ही नहीं, एन इक्वल टू 0 है। एन को 0 है, ध्यान से। 6 kg हैव वर्टिकल एक्सेलरेशन, सो हॉरिजॉन्टली इट इज इन इक्विलिब्रियम। 6 kg in vertical acceleration, horizontally it is in equilibrium। तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं है, हॉरिजॉन्टल वाला फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेगा, और एन को कोई बैलेंस करने वाला है ही नहीं, तो एन इक्वल टू 0 है। इसलिए हम इस ऑब्जेक्ट को अलग बनाए या टच करके बनाए, कोई फर्क ना पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नॉर्मल 0 है। हाँ, इसका नॉर्मल है। तुमसे पूछा था नॉर्मल फोर्स ऑन 4 kg ऑब्जेक्ट, हाँ तो इस पर नॉर्मल है सर। 4 वाले का नॉर्मल के अपोजिट है एक बैलेंस करने वाला 4G। तो तुमसे पूछा जाता नॉर्मल फोर्स ऑन 4 kg ऑब्जेक्ट 4G, नॉर्मल फोर्स ऑन 6 kg ऑब्जेक्ट 0। तुम भूल ना जाओ, कॉपी चाहो तो लिख लो। 6 kg have vertical acceleration, लिख लो कॉपी में, कहीं भूल ना जाओ तो दोबारा। 6 kg have vertical acceleration, 6 kg have vertical acceleration, so horizontally it is in equilibrium, horizontally it is in equilibrium, horizontally it is in equilibrium। चलो ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन समझो, एक लॉजिकल क्वेश्चन है। एक समझो बच्चे लॉजिकल क्वेश्चन। ये दो पुली है और तुम रस्सी की हेल्प से किसी ऑब्जेक्ट को उठा रहे हो। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इधर से भी तुम मिला के खींच रहे हो और उधर से भी खींच रहे हो। ध्यान समझना, एक सिंपल क्वेश्चन, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है। ये एंगल थीटा,
तो ये भी एंगल थीटा, ठीक है। अच्छा, इसमें भी एक कंसेप्ट लिखवा देंगे, सुनो ध्यान से। ये ऑब्जेक्ट दो रस्सी से, तो दो टेंशन, इधर भी टी, इधर भी टी, एट थीटा कॉस थीटा टी। अच्छा हाँ, इस एम का वेट खुद का एम जी, ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, रुका हुआ है तो नीचे वाला फोर्स ऊपर वाले फोर्स को बैलेंस करेगा। अब mg के जस्ट ऊपर कोई फोर्स है ही नहीं, तो नहीं है तो कंपोनेंट लो। mg के जस्ट अपोजिट कोई नहीं है तो कंपोनेंट लो, ठीक है। सर सिखाए थे एट थीटा कॉस थीटा, इसको ले गए टी कॉस थीटा, इसको भी ले गए तो ये भी टी कॉस थीटा। तो सर ऊपर दो टी कॉस थीटा है, तो 2t कॉस थीटा ने मिलकर mg को बैलेंस कर दिया, तो t इक्वल टू mg अपॉन 2 cos थीटा। इसको उतारने से पहले एक पॉइंट लिखना, हम जितना फोर्स रस्सी के ऊपर लगाते हैं, ठीक है, हम इस रस्सी के ऊपर लगाए फोर्स 10 न्यूटन, तो रस्सी में हर जगह फोर्स 10 न्यूटन होगा। तो फोर्स अप्लाइड ऑन रोप, जितना फोर्स लगाते हैं रस्सी में उतना ही टेंशन क्रिएट होता है। कहीं कॉपी में साइड में नोट कर लो, force on rope is equal to tension in it. Force on rope is equal to tension in rope. रस्सी पर जितना फोर्स लगाते हैं उतना ही टेंशन होता है। तो ये जो टी निकला, तुमने जो फोर्स लगाया इसी रस्सी के ऊपर और इसी रस्सी में तो टी है, तो जो तुमने फोर्स लगाया वही टी के इक्वल है, तो जो टी निकला वही एफ निकला, mg अपॉन 2 cos थीटा। अब सुनो पहले मेन क्वेश्चन क्या है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन तो यहां तक हो गया, कितना फोर्स लगाया कि ये इक्विलिब्रियम में हो गया ये, ठीक है। रुको, इस रस्सी पर कितना फोर्स लगाए कि ये रस्सी कंप्लीट हॉरिजॉन्टल हो जाए, मेन क्वेश्चन ये है। इस रस्सी पर हम कितना फोर्स लगाएं कि जो ऑब्जेक्ट है बिल्कुल यहां पहुंच जाए और रस्सी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाए। तो तुम सिर्फ मुझे ये बता दो, अगर रस्सी हॉरिजॉन्टल हो गया तो थीटा की वैल्यू कितनी, सोच के बोलना, जल्दी भी नहीं, सोच के बोलना, जल्दी नहीं। रस्सी अगर हॉरिजॉन्टल हो जाए तो थीटा की वैल्यू कितनी, जो यहाँ दिख रहा है डायग्राम। सर 90। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब था। बाकी लोग सोच लो, बिल्कुल सही आंसर है। बच्चे देखो, इसका नहीं आया यहां से सर 180 डिग्री, 90 डिग्री है। सुनो क्यों 90 है, अरे एक रस्सी इधर है, एक रस्सी देखो अच्छे से, रस्सी को ठीक से देखो, एक रस्सी इधर है और एक इधर है, दोनों रस्सी के बीच के एंगल को देखो, तो इधर भी थीटा है इधर भी थीटा है, तो टोटल एंगल कितना है 2 थीटा। और रस्सी जब हो गया हॉरिजॉन्टल, तो जब रस्सी क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, तो जब रस्सी हो गया हॉरिजॉन्टल, तो बच्चे देखो ये चीज है, तो इधर से भी ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये थीटा थीटा और ये टोटल कितना होता है 180, तो 2 थीटा कितना हो गया 180, तो थीटा कितना हो गया 90। अब समझ में आया? यस सर। अरे जल्दी बोलो, बाकी सबको समझ में आ गया थीटा क्यों 90 हुआ? यस सर। यस सर। अब सुनो मेन क्वेश्चन क्या है लॉजिक इसका, रस्सी पर कितना फोर्स लगाएं कि रस्सी हॉरिजॉन्टल हो जाए। फॉर हॉरिजॉन्टल थीटा इक्वल टू, फॉर हॉरिजॉन्टल थीटा इक्वल टू 90, cos 90 0, और नीचे कहीं भी 0 हो जाए तो इनफाइनाइट। का मतलब तुम रस्सी पर इनफाइनाइट फोर्स लगाओगे तब जाके रस्सी हॉरिजॉन्टल होगा, या क्वेश्चन आएगा लॉजिकल, तुम रस्सी को हॉरिजॉन्टल कभी कर ही नहीं पाओगे। तुम रस्सी को हॉरिजॉन्टल बिल्कुल नहीं कर सकते हो, चाहे तुम्हारे बॉडी में जितना पावर हो। ऐसे समझो, एक रस्सी कहीं तुमने छत पर बांधा, रस्सी है ये, और एक छोटा सा मच्छर 5 ग्राम का मच्छर है ना, 5 ग्राम का मच्छर आके बैठ गया और रस्सी झुक गया। तुमको मैंने बोला रस्सी हॉरिजॉन्टल करो, तुम चाहे वो मच्छर का मांस 5 ग्राम ही हो, तुम रस्सी को हॉरिजॉन्टल कभी नहीं कर पाओगे। मैथमेटिकली लॉजिकली सुनना,
सपोज तुमने बोला सर मैं तो कर दिया हॉरिजॉन्टल, देखो कर दिया, ठीक है, उधर भी एफ इधर भी एफ, मच्छर का मास mg नीचे, तो ये तुम्हारा फोर्स तो तुम्हारे खुद के फोर्स से बैलेंस हो गया। mg के ठीक अपोजिट कोई फोर्स है ही नहीं, क्योंकि सर ने सिखाए थे ये अगर तुमने रस्सी कर दिया हॉरिजॉन्टल तो 90 डिग्री पर कोई कंपोनेंट होता ही नहीं है, 90 पर कोई कंपोनेंट नहीं। अगर तुमने बोला सर रस्सी कर दिया हॉरिजॉन्टल तो ये तुम्हारा फोर्स खुद को बैलेंस कर दिया। इस 5 ग्राम के मच्छर के वेट को बैलेंस करने वाला ठीक अपोजिट कोई फोर्स है ही नहीं। सो प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, चाहे तुम्हारा जितना स्ट्रेंथ हो और मच्छर का वेट जितना कम हो, मच्छर बैठा रस्सी झुक गया नीचे, तुम रस्सी को परफेक्ट हॉरिजॉन्टल नहीं कर सकते हो। तुम रस्सी को परफेक्ट हॉरिजॉन्टल नहीं कर सकते। उतार लो खुद से। तुम रस्सी को परफेक्ट हॉरिजॉन्टल नहीं कर सकते हो।